हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, जो आबकारी के हमारे अभ्यर्थी थे जिनका फिजिकल अभी हो चुका है, जो आबकारी परिवहन सिपाही और आबकारी निरीक्षक की जो भर्ती थी उसके फिजिकल हाल फिलहाल में चल रहे हैं। अ, जल्द ही वो हमारे फिजिकल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके लिए जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल हो चुका है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने पास कर लिया है, उन बच्चों के लिए विशेष सीरीज है। और उत्तराखंड पुलिस दरोगा के एग्ज़ाम के फॉर्म निकल चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वो फॉर्म भी फिल कर लिए होंगे, अधिकतर बच्चों ने, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सभी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो सीरीज है हमारी उत्तराखंड की टॉप 40 सीरीज हम लेके आए हैं, और ये डेली हमारी निकलेगी आज से। और इस पे हमारे ये उत्तराखंड पुलिस दरोगा के लिए और साथ ही जो आबकारी परिवहन सिपाही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले ही ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर देना चाहूँगा, क्योंकि जो ये हमारी सीरीज़ है इसमें थोड़ा सा हमारे टफ लेवल के क्वेश्चन बनेंगे जो यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यूके पीएससी के संदर्भ में थोड़ा सा वो क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूके पीएससी परीक्षावाणी और अगर आप बीएस नेगी भी पढ़ के जाएंगे अगर तरीके से, तो इतने में से ये लगभग लगभग आप उसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन यूके ट्रिपल एस सी का जो पेपर बनता है, तो आजकल में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हमारा बीपीडीओ का एग्ज़ाम बना था इससे पहले, वो काफ़ी उसका लेवल हार्ड कर दिया गया था, क्योंकि उस पर उत्तराखंड के जो भाषा आधारित क्वेश्चन थे उनको दिया गया था। तो उस संदर्भ में बच्चों को वो थोड़ा सा टफ लगा था। तो हम प्रयास करेंगे कि जो आबकारी वाला जो हमारा पेपर रहेगा उसके लिए हम बेहतर क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें कर पाएँ। साथ ही ऐसा नहीं है कि हम केवल आबकारी वाले अभ्यर्थियों के लिए सीरीज ला रहे हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी के लिए भी होंगे और यूके पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी हमारे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम आबकारी परिवहन का जो सीरीज है वो आज से। और आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो दोस्तों, हमारी जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने जो हमारा बागेश्वर नामक स्थान है, आप लोगों ने देखा होगा, बागेश्वर नामक स्थान पर जो वेगार है वो न लेने की यहाँ शपथ ले ली गई थी। अब दोस्तों, हम अगर एक बात बताएं इस पे, तो जो हमारा कुली वेगार नहीं लेने की शपथ ली गई थी वो 13-14 जनवरी 1921 को ली गई थी। अच्छा, जो 13-14 जनवरी है वो उत्तराखंड में मकर संक्रांति का एक हमारा उत्सव, एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। तो उसी समय यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम उत्तरायणी का मेला कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तरायणी के मेले के समय ही हमारा क्या करा जाता है, जो बागेश्वर वाला क्षेत्र है वहाँ पर सरयू नदी के किनारे पे, सरयू और गोमती नदी दोनों दोनों ही नदियाँ वहाँ से बहती हैं, तो उनकी नदियों के किनारे पर क्या करी गई, उन रजिस्टरों को नदियों में बहा दिए गए थे। अगर बात करेंगे दोस्तों हम उत्तरायणी मेले की, तो उत्तरायणी मेले को नौलखिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन की, तो बागेश्वर इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जो अधिनियम है वो 1950 में हमारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, अगर भूमि बंदोबस्त की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में कुल हमारे 11 भूमि बंदोबस्त देखने को मिलते हैं। और जो हमारा उत्तराखंड भारत यानी कि आज़ाद होने के बाद की यदि अगर हम बात करें, तो 1960 से 1964 के मध्य में आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर किताबों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1960 से 1964 के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड के लिए किया जाता है, जो हमारा 11वां भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, गढ़वाल मंडल की स्थापना हमारा कहाँ पर किया गया है? ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में करा गया था, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1969 ईस्वी में हमारी पौड़ी गढ़वाल मंडल की स्थापना करी गई। अगर साथ ही बात करेंगे अगर कुमाऊं मंडल की स्थापना कब करी गई, तो दोस्तों 1854 में इसकी स्थापना करी गई थी। और 1855 के आसपास में इसका जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल को स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये किसे प्रस्तुत करता है? इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। इससे पहले ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, ये हमारे राज्यपाल को क्या करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार देखने को मिला है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा, तो राज्यपाल, यानी कि क्या होता है, राज्य प्रशासन का धुरी अगर बोले तो वो मुख्य सचिव को माना जाता है। अगर बात करेंगे कि राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो किसे माना जाता है, हमारा राज्यपाल को माना जाता है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो हमारी राज्यपाल को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी बटालियन से संबंधित थे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे 1947 में मरणोपरांत जिनको परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो दोस्तों ये हमारे कुमाऊं रेजिमेंट यानी कि 4th कुमाऊं से इनका संबंध था और 1947 में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1947 की ये बात है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लेता है कि सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब मिला था, तो 1947 में मिला था, या फिर किस रेजिमेंट से अगर मिला तो कुमाऊं रेजिमेंट से। सारे ही क्वेश्चन आपके इस प्रश्न से बन जाते हैं। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो दोस्तों कत्यूरी जो हमारे थे उनकी जो दरबारी भाषा थी वो हमारी क्या थी, संस्कृत उनकी दरबारी भाषा थी। अच्छा, उनकी अगर राजभाषा की अगर बात करेंगे तो दोस्तों उनकी पाली उसको देखा जाता था, लेकिन कत्यूरियों की जो हमारी क्या थी, दरबारी भाषा की बात अगर करेंगे तो संस्कृत उसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो दोस्तों जो हमारा यानी कि प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है कह रहा है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके पीएससी के द्वारा भी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा से होकर हमारा क्या गुजरता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ये हमारा यहाँ पे 100 बन गया है, ये दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। तो दोस्तों इसमें से हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है कहता है तो काठगोदाम, कोटद्वार, देहरादून और लश्कर की यहाँ पर बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इसके सही आंसर की तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो हमारा औपनिवेशिक संघर्ष है वो हमारा किस काल में होता है, डोगरा काल में होता है, सॉरी ये हमारा गोरखा काल में होता है, सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, गोरखा काल में हमारा ये औपनिवेशिक संघर्ष काल हमारा प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा व्रत के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, कुब्जा व्रत के रूप में किसे जाना जाता था, तो ये कुब्जा वक हो गया हमारा, कुब्जा व्रत होगा, कुब्जा व्रत के रूप में किसे जाना जाता था। तो दोस्तों इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ऋषिकेश को हमारा कुब्जा व्रत के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उसको हमारा किस नाम से जाना जाता है, किसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, बात करेंगे तो दोस्तों हमारा उसको गुजरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी एग्जामों में भी अगर ऐसे देखने को मिलते हैं कि ऑप्शन ऊपर के नीचे होते हैं और हम लोग गलत टिक करते हैं, तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए ये जो हमारे, हालांकि हमारा एरर है लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से भी होते हैं कि नंबर बी पे आपका ऑप्शन नंबर सी होता है लेकिन हम मार्क शीट में बी लगा देते हैं, वो हम गलती करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो दोस्तों खरीफ की फसल कहने का मतलब ये है, अगर रबी की फसल कहेंगे तो रबी की फसल हमारी कौन सी होती है, जो हमारे ठंडियों में बोई जाएंगी और हमारी क्या करे जाएंगे वो, सॉरी जो हम अगर खरीफ की फसलों की बात करेंगे जो हमारी ठंडियों में बोई जाएंगी और गर्मियों में हमारी काटी जाएंगी, वो हमारी क्या होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसलों की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे गर्मी में बोई जाएंगे और ठंडे मौसम पे यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे उनको काट लिए जाएंगे। तो अगर इनमें से अगर खरीफ की फसल की यदि अगर हम बात करेंगे तो खरीफ की फसलें हमारे कौन कौन सी हो जाती हैं, मडुआ हो गया, धान और अंगूरा, यानी कि इनको नवंबर दिसंबर में इनको बोया जाता है और इनको आप ये मान के चलिए गर्मी का जो मौसम होता है उस समय इनको काट लिए जाते हैं। तो जैसा कि खरीफ की जो फसलें होंगी दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, खरीफ की जो फसलें होंगी ये हमारी जो गर्म मौसम होता है, गर्म मौसम में इनकी बुआई करी जाएगी। यानी कि अगर हम माने तो जून जुलाई में खरीफ की जो फसलें होंगी उनकी बुआई करी जाती है और नवंबर दिसंबर का मैं सेम पीरियड बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर के टाइम पर इनकी कटाई कर दी जाती है। और वहीं अगर रबी की फसलों की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर, यानी कि इनको ठंडी ऋतु की फसल भी कहा जाता है, शीत ऋतु की फसल के नाम से भी जाना जाता है रबी की फसल को। और अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई करी जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन है कि इसमें जो धान है, मडुआ है और अंगूरा है, ये तीनों ही हमारी कौन सी हो जाएंगी, खरीफ की फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों उसी संदर्भ में अगर रबी की फसलों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों, चना, मटर, आलू जो है ये हमारी रबी की फसलें होती हैं। और वहीं खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो बेहतर एग्जाम्पल के साथ और बता रहा हूँ मैं, धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द हो गया और अंगूरा, हमारा जो ये फसलें होती हैं ये हमारी कौन सी होती हैं, खरीफ
खरीफ की फसलें होती हैं, यानी कि हमारी जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी फसलें होती हैं। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों तीसरा हमारा जायद की फसलें भी होता है। अगर हम बात करेंगे जायद की फसलों की, तो जायद की फसलें कैसी फसलें होती हैं? अगर बात करें तो बुआई इनकी दोस्तों मार्च में होती है और कटाई जून जुलाई में इनकी कर दी जाती है। अगर बात करेंगे तो जायद की फसल रबी तथा जो खरीफ होती है उनके बीच के जो सूखे मौसम में उगाई जाने वाली फसल होती है उसको जायद की फसल कहा जाता है। अगर बात करेंगे तो जैसे कि जो तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये इन चीज़ों में हमारी जायद की फसलें करी जाती हैं जो हमारी 3 प्रकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? अब दोस्तों भेड़ पालन की बात कर रहे हैं, पर मेरे थोड़ा सा टाइपिंग में इस पे दिक्कत हो रही है। अगर भेड़ पालन की यदि अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों हमारी जो भोटिया जनजाति है ये भेड़ पालन में हमारी संलग्नता रखती है। बात करेंगे तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो हमारे भोटिया जनजाति के लोग हैं ये हमारे पशुचारक का काम करते हैं, जिसमें ये अपने भेड़ों को पकड़ के क्या करते हैं, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का समय आता है, जब चारागाह वाला सीज़न होता है तो ये ऊपरों को लेके जाते हैं ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे, और जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो ये नीचे भाबर की ओर को निकलते हैं, जहाँ पर जो बकरियां हैं उन पे बर्फ़बारी ना पड़े और वहाँ पर उनके लिए क्या हो जाए, जो चारा है वगैरह वो भी खाने के लिए उपयुक्त हो। तो इसलिए जो हमारी भोटिया जनजाति है वो क्या करती है कि एक मौसम के अनुसार अपना क्या करती है, ऊपर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाना, और उसके बाद जैसे ही सर्दियाँ होंगी तो जहाँ पर नीचे हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें उतरना शुरू करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो दोस्तों जो हमारा जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम के याद में इनका नामकरण कब किया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये सी है, बी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, फिर से वही चीज़ हो रही है, यानी कि 1972 में हमारा क्या करा जाता है, जीबी पंत के नाम से हमारा कृषि जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसका नामकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाथा क्या है? तो दोस्तों हमारा इसमें आप लोगों ने देखा होगा अजय पाल के समय पे धुली पाथा प्रणाली हमारी चलाई गई थी उत्तराखंड में। तो बात करेंगे उस समय की, तो दोस्तों अनाज को मापने की एक पारंपरिक बर्तन हुआ करता था जिसको हमारा पाथा के रूप में जाना जाता था। मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया है, जो हमारे 37वें राजा थे अजय पाल, इनके टाइम पे ये हमारे धुली पाथा हमारी चली हुई थी, जो अनाज मापने की क्या थी, एक पारंपरिक बर्तन हुआ करता था। फिर देखिएगा, पौन टूटी थी। तो दोस्तों पौन टूटी क्या था? पौन टूटी दोस्तों एक कर था हमारा, यानी कि अगर गांव में अगर पानी टूट जाता था तो पानी को जो लगाने के लिए जो कर्मचारी भेजे जाते थे, तो उन कर्मचारियों को देने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो एक पौन टूटी कर के रूप में दिया जाता था। तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी हमारे चंदों के समय पर लगी हुई एक कर है। बात करेंगे निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? अब दोस्तों इसमें से हमारा लोक नृत्य गीत नहीं है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, तांदी है, चौफुला और थड़िया तो हमारे लोक नृत्य गीत हैं, लेकिन जो खुदेड़ है ये हमारा लोक नृत्य गीत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो दोस्तों जो हमारे हरिद्वार है, हरिद्वार में अगर कुंभ मेले की समयावधि की अगर हम बात करेंगे तो इसकी समयावधि हमारी कब से कब तक मानी जाती है? मकर संक्रांति से बैसाखी तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो दोस्तों जो हमारी तुरी है और रणसिंगा है, ये हमारा तुरई और रणसिंगा इस नाम से भी इनको परीक्षा में इससे पहले पूछा गया है। तो अगर हमें तुरई कहें या फिर रणसिंगा को हमारे किस प्रकार के वाद्य यंत्रों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये हमारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुशिर बोले तो जिनका फूंक कर बजाया जाता है वो हमारे सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। फिर देखिएगा, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो हमारी प्रचलित लोक कला है या फिर अल्पना है उसको हमारा ऐपण के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारा जो रंगवाली पिछोड़ी है फिर रंगोली बैराट, अब रंगोली बैराट हमारे दो है दोस्तों, एक तो हमारे गेवाड़ घाटी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र भी है, और एक हमारा जो कुमाऊं का है हमारा कोसी नदी घाटी वाला जो क्षेत्र रहता है उसको भी हमारे रंगवाली गेवाड़ी घाटी के लिए भी उसको जाना जाता है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों जो हमारे रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा, बात करेंगे गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन
सन 1928 में किया था। तो दोस्तों जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद है, इसका गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिएगा मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और हरगोविंद पंत। दोस्तों इसमें से हमारे जो जयानंद भारती थे, इनके द्वारा 1928 में हमारा गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो दोस्तों देहरादून में जो हमारा प्रजामंडल था, उसके स्थापना का अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका क्या था हमारा, कि जो टिहरी पर हमारा कुशासन चल रहा था, उस कुशासन से जनता को मुक्त करने के लिए जो देहरादून है वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना करी जा रही थी। तो 1938-39 की ये बात रहती है हमारी, तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी। वो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो दोस्तों हमारी हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही कहता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे किस में हमारी ऋणात्मक रहती है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सबसे ज़्यादा हमारी किस में रहती है, -1.41 हमारे लगभग देखने को मिलती है पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद फिर हमारा दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा आता है। तो अगर जहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर पौड़ी पहले ऑप्शन में नहीं है तो अल्मोड़ा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। -1.28 के आसपास अल्मोड़ा में देखी गई थी। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? अब दोस्तों उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो जो संरचनात्मक जो घाटियाँ हैं दोस्तों हमारी, उन्हीं को उत्तराखंड में किन नामों से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो गेहूं है दोस्तों, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इससे पहले पटवारी के एग्जाम था या फिर कोई एक एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना स्थित है, वह जगह कौन सी है? अच्छा दोस्तों उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी का एक कारखाना भी स्थित है, कह रहा है वह कौन सी जगह पे है? तो अधिकतर बच्चों ने ये पढ़ा होगा, रानीबाग नैनीताल में इसकी स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण का कारण था। अच्छा दोस्तों पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था यदि अगर पूछा जाता है तो दोस्तों इसमें अगर देखें तो असंतुलित विकास से पिछड़ापन होने के कारण ही क्या करा जाता है, उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो पृथक राज्य उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है, उसके लिए ये विशेष कारण रहता है कि जो असंतुलित विकास से पिछड़ापन है उसके कारण ही पृथक राज्य की मांग करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया वह था। अच्छा दोस्तों जब उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो उसके दौरान एक प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। तो प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर करी गई थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा जो टिहरी राज्य है, टिहरी राज्य उस टाइम पर टिहरी अलग राज्य था एक, तो टिहरी राज्य में क्या करा गया था, एक हमारा प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। 1938 में इसकी स्थापना करी गई थी टिहरी राज्य में। फिर देखिएगा उत्तराखंड की जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो जग्वाल फिल्म है, आप लोगों ने देखा होगा 1983 1985 से हमारे उत्तराखंड में जो फिल्म है वो शुरुआत उनकी करी जाती है। तो अगर बात करेंगे उसमें तो हमारी जो उत्तराखंड की जो जग्वाल फिल्म है वो किस भाषा में बनी थी? तो दोस्तों ये हमारी गढ़वाली भाषा में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों इससे पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी जहाँ तक है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कितना क्षेत्रफल है उत्तराखंड का? 53,483 वर्ग किलोमीटर का उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत रत्न से सम्मानित का नाम बताइए उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, यानी कि उत्तराखंड के एकमात्र विभूति जो भारत रत्न से सम्मानित है उनका नाम बताइए। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगर बात करेंगे तो दोस्तों हमारे कौन हो जाएंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1956 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा 3 व्यक्तियों को 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन सर को हमारे क्या कर दिया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड से अगर बात करेंगे तो 1956 में इनको गोविंद वल्लभ पंत जी को हमारे भारत रत्न मिलता है। और देखेंगे तो भारत रत्न कब मिलता है, किस तिथि को मिलता है? दोस्तों 26 जनवरी को इनका अनावरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? अगर ये देखें तो दोस्तों जो हमारा एचएनबी
गढ़वाल विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय था, इसको हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। जनवरी 2009 में इसको क्या किया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो दोस्तों 1930 में आप लोगों ने देखा होगा जो अंग्रेज सरकार थी उसके विरुद्ध पेशावर कांड का जो नायक था वो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को देखने को मिलता है। यानी कि निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना करने वाला जो था वो हमारा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की तरफ से केस लड़ने वाला व्यक्ति अधिकार कौन था अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा बैरिस्टर मुकंदी लाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा केदारनाथ का शीतकालीन निवास है। तो दोस्तों जो केदारनाथ है हमारा इसका शीतकालीन अगर निवास की बात करेंगे तो ऊखीमठ में है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर केदारनाथ की शीतकालीन पूजा करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है। तो दोस्तों उत्तराखंड के अगर मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन, कृषि, पशुपालन या फिर व्यापार, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों अगर मुख्य व्यवसाय बोलेंगे तो पर्यटन हमारा मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति लाख आबादी पर निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अगर 2021-22 के अगर सर्वेक्षण के अनुसार देखेंगे तो जो हमारी कुल जो राज्य में प्रति लाख आबादी पर निर्मित सड़कों की लंबाई अगर देखें तो ये हमारी कितनी है, 481.55 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य के कितने जनपदों में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार तो राज्य के हमारे 5 जनपदों में जो हमारा सीमांत क्षेत्र का विकास कार्यक्रम है उसको संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य में संचालित राष्ट्रीय पोषण मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कहता है। तो देखिएगा कौन सा कथन इसमें से हमारा सही नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के समस्त जनपदों में संचालित है, ये तो सही है। पोषण अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय पर कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये भी सही है। अगर उसके बाद अगर बात करेंगे इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.81 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन हमारा दोस्तों गलत है। फिर देखिएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को पोषण मुक्त करना है, ये भी हमारा सही। इनका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे सट्टी दकड़िन भग्यान का ग्यों दकड़िन निर्भागी का। तो दोस्तों ये हमारी एक लोकोक्ति आ गई है, यानी कि हमारी एक पहेली आ गई है कि सट्टी दकड़िन भाग्यान का और ग्यों दकड़िन निर्भागी का। तो दोस्तों इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पिछले पेपर में देखने को मिले थे। इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है, लेकिन आगे से जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन डालने का प्रयास करूंगा। सभी को अपना घर प्यारा होता है, भ्रम होने पर झाड़ी भी बाग की तरह दिखाई देती है, हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना, या फिर धान के पौधे के साथ मिट्टी की पपड़ी जमना अच्छा लगता है जबकि गेहूं के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो सट्टी का मतलब पता होना चाहिए। सट्टी का मतलब धान होता है, तो सट्टी दगड़िन भाग्यान का कहने का मतलब है कि धान के पौधे के साथ मिट्टी की पपड़ी जमना अच्छा लगता है, ग्यों दगड़ी निर्भागी का जबकि गेहूं के पौधे के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, ये इस पे कहा जा रहा था। तो दोस्तों बात करेंगे आज हमने इन 40 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया और ये सीरीज हमने आज से ही शुरू करा है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ और जो वीडियोज़ हैं वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अधिकतर वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।